गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन अकाउंटेंसी वीडियो। अकाउंटेंसी के अंदर अभी हम लोग हमारी लास्ट वीडियो में इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर कंप्लीट कर आए हैं वॉल्यूम सेकंड का, एंड आई होप कि वो चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर उठा रही हूँ क्लास वॉल्यूम सेकंड का ही, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब ध्यान दीजिएगा क्लास, ये चैप्टर हम लोग आज स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आई होप कि अगर आप आज ध्यान से सुनेंगे तो आगे इस चैप्टर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो क्लास, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, फिर मैं हमारा चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो हमें मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स, कि डिबेंचर्स को इशू कैसे किया जाता है। अभी तक हमने देखा था कि जब हम शेयर्स को इशू कर रहे थे तो पार पे कर रहे थे और प्रीमियम पे कर रहे थे, लेकिन आपके जो डिबेंचर्स है उन्हें पार पे भी इशू किया जा सकता है, प्रीमियम पे भी, प्लस उन्हें डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है। हाँ, शेयर्स को पहले डिस्काउंट पे इशू कर दिया करते थे, लेकिन अब जब से हमारा कंपनीज एक्ट 2013 आया है उसके बाद से शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना प्रोहिबिट कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ डिबेंचर्स ऐसे हैं जिनको हम लोग डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकते हैं। वो हम सीखेंगे कैसे। सेकेंड हमें टॉपिक देखना है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यस क्लास, जैसे हम लोगों ने शेयर्स वाले चैप्टर में करा था, वेंडर वाला टॉपिक बिल्कुल वैसे ही है, बस बहुत माइनर से डिफरेंसेस हैं। इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर आपने शेयर्स वाले चैप्टर्स अच्छे से कर लिया होगा इससे पहले वाला, तो इस चैप्टर में आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा टॉपिक हमें देखना है, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इसके अंदर कोलेटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड आ जाएगा सारा। चौथा देखना है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट कैसे लगाया जाता है। और लास्ट, राइटिंग ऑफ और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये भी आपका एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्लास, हमें टोटल ये 6 टॉपिक्स देखने हैं, और ये 6 टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इस चैप्टर की थ्योरी, कुछ बेसिक आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आपको इस चैप्टर का जो बेस है वो क्लियर हो जाए। फिर हम लोग हमारा एक एक करके टॉपिक करना स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में। सो क्लास, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि डिबेंचर होता क्या है, डिबेंचर्स को कौन लेता है, कंपनी डिबेंचर्स कब इशू करती है, क्यों करती है, किस इंटरेस्ट रेट पे करती है, कैसे करती है, वो सारी डिटेलिंग बताना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपनी थ्योरी वाले पॉइंट्स पे आऊंगी। सो क्लास देखो, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करा है जिसके थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना। मेरे पास एक कंपनी है, ठीक है, ये मेरी एक्स लिमिटेड कंपनी है। अब कंपनी को जरूरत पड़ी लोन की, तो कंपनी ने लोगों से कहा कि भाई मुझे लोन चाहिए, अपने बराबर की, अपने से ज्यादा पैसे वाली कंपनी से कहा, बैंक से कहा, जिससे भी कहा कि भाई मुझे लोन की जरूरत है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको 1 करोड़ का लोन देते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या सिक्योरिटी मिलेगी, हमें क्या पता कि हाँ भाई तुमने कंपनी से, वो पब्लिक बोलेगी हमें क्या पता तुमने हमसे पैसा लिया है। तो जो ये 1 करोड़ ये पब्लिक जो है जब कंपनी को देगी, तो उसके बदले में कंपनी एक चिट्ठा तैयार करती है, एक पेपर रेडी करती है, जिसके अंदर कंपनी बकायदा लिखती है दैट वी विल रीपे ₹1 करोड़ इन 5 years। आपको ईयर भी गिवन होता है, एंड प्लस इंटरेस्ट 10% या 5%, या जितना भी पैसा लेने के बाद कंपनी सामने वाले इंस्टीट्यूशन को, सामने बैंक को, सामने जिससे भी पैसा लिया है उससे जब उसे जो इंटरेस्ट रेट देगी बदले में, मंथली, हाफ ईयरली, जितना भी देगी, तो वो इंटरेस्ट रेट इस डिवेंचर के अंदर, इस पर्चे के अंदर इंटरेस्ट लिखा होता है। और साथ में कंपनी अपने साइन भी करती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सील बोलते हैं। बकायदा स्टैम्प पेपर के ऊपर इस डिवेंचर को रेडी किया जाता है, कंपनी के स्टैम्प पेपर के ऊपर। तो ये स्टैम्प पेपर, जो ये हमारा डिवेंचर होता है, जिसको हम लोग मेन डिवेंचर कहते हैं, वो किसको दे दिया जाता है, इंस्टीट्यूशन को, या जिससे कंपनी लोन उठाती है। तो ये होता है मेरा मेन डिवेंचर। अब इसके अंदर एक चीज कहना चाहूंगी, भाई ऐसे तो कोई भी कहेगा, मैं आपसे कह देती हूँ आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको एक कागज के टुकड़े पे लिख के दे देती हूँ कि भाई हाँ, क्या कहते हैं, मैंने आपसे पैसे लिए हैं और मैं आपको इतने साल बाद इतने इंटरेस्ट रेट के साथ वापस कर दूंगी पैसे, ठीक है। अब आप लोग ये सोचोगे कि भाई हमारे बीच में कोई तो ऐसा ट्रस्टफुल पर्सन होना चाहिए जो हमारे बीच में हो, जिसको पता हो कि भाई मैंने आपसे पैसे लिए हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे कंपनी और इस पब्लिक के बीच में ट्रस्टीज होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर आपके ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, जिनको हम ट्रस्टीज कहते हैं। उन ट्रस्टीज और कंपनी के बीच में
पहले ही साइन हो जाते हैं, डीड उसको बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ये जो डीड होता है ये पहले ही साइन करवा लिया जाता है कंपनी से। जो ट्रस्टी होती है वो कंपनी से पहले ही साइन करवा लेती है कि भाई अगर आपने इस पर्टिकुलर पर्सन के पैसे नहीं दिए जिससे आपने लोन उठाया है तो आपके साथ ऐसे हो जाएगा वैसे, मतलब पूरी डिटेलिंग डीड के ऊपर साइन करवा लिया जाता है कंपनी से। तो ये जो ट्रस्टीज होते हैं ना, इन ट्रस्टीज को बीच में रख के जो पब्लिक है वो कंपनी को लोन देती है। कंपनी एक कागज का टुकड़ा जिसे डिबेंचर कहा जाता है स्टैम्प पेपर के ऊपर अपने साइन के साथ, अपने कॉमन सील के साथ फिर पब्लिक को इशू कर देती है। और जो ये लोग होते हैं जो पैसा देते हैं, जिनके पास डिबेंचर इशू किया जाता है जिनको, उन्हें कहते हैं डिबेंचर होल्डर, उन्हें डिबेंचर होल्डर कहा जाता है। अब क्लास एक चीज और नहीं बतानी चाहूंगी इसके अंदर, जैसे हम लोग कहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम इंटरेस्ट देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देते हैं, इंटरेस्ट का भी दूसरा नाम डिविडेंड है। उसी तरीके से क्लास कभी भी आप अगर मार्केट में डिबेंचर के इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट कभी मत बोलिएगा, पूरे लोग आपको पागल समझेंगे। वहां पे इंटरेस्ट का नाम होता है कूपन रेट। क्या नाम होता है? कूपन रेट नाम होता है। वहां पे उस मार्केट के अंदर जहां डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, वहां पे इंटरेस्ट नहीं बोला जाता, वहां पे कूपन रेट बोला जाता है कि हाँ भाई मुझे तो इतने कूपन, इतना कूपन मिल रहा है इतने रुपए के ऊपर, वो कंपनी मुझे इतने कूपन दे रही है इतने रुपए के, मतलब इतना इंटरेस्ट रेट दे रही है, इतना कूपन रेट दे रही है। तो इंटरेस्ट रेट का तीसरा नाम जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो होता है कूपन रेट, जो कि डिबेंचर के चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे। और अगर कभी भी डिबेंचर की बात आती है तो वहां पे सिर्फ कूपन रेट वर्ड ही यूज किया जाएगा। और ये आपका फिक्स्ड होता है एवरी ईयर, चाहे कितने ही साल के लिए हो। ये आपका अगर 10% कंपनी दे रही है तो 10% ही रहेगा हर साल। आई होप कि ये जो कहानी पूरी मैंने यहाँ पे आपको बताई है छोटी सी, ये आपको समझ आ गई होगी। अब इसी कहानी के बेसिस पे हम ये 3 पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये वो इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय द कंपनी जिसे कंपनी इशू करती है अंडर इट्स कॉमन सील। कॉमन सील यानी कि अपने साइन के साथ एक्नॉलेजिंग अ डेब्ट हैविंग टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, जिसके अंदर ये टर्म्स होती हैं, ये लिखा होता है कि वो रीपे करेगी प्रिंसिपल, यानी कि जो ये पैसे लिए हैं 1 करोड़ ये रुपए, एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और जो प्लस साथ में इंटरेस्ट रेट कंपनी इन लोगों को दे रही है वो भी पे करेगी, यूजुअली हाफ ईयर। बेसिकली ये हाफ ईयर्स में पे कर दिया जाता है एट फिक्स्ड रेट। और जो ये हमारा कूपन रेट होता है ये हमारा फिक्स्ड होता है हर साल के लिए, चाहे वो हाफ ईयरली पेड करे चाहे वो फुल ईयरली पेड करे, तो ये आपका क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। तो यही हमारा पहला पॉइंट डिबेंचर के लिए बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? डिबेंचर होल्डर्स गेट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको हमेशा फिक्स्ड रेट दिया जाता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूपन रेट, जैसा कि मैंने अभी नीचे आपको बताया था। दिस इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द कंपनी। ये प्रॉफिट में से ही निकाला जाता है, जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से ही ये कूपन रेट का अमाउंट निकाल के इन डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ट्रस्टीज। ये जो ट्रस्टीज हैं इन ट्रस्टीज को अपॉइंट करना बहुत जरूरी है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हैं तो। एंड एग्जीक्यूट अ ट्रस्ट डीड, और ये डीड जो है ये बनानी कंपलसरी है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रस्टी, ये ट्रस्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी, कि ये ट्रस्टीज इन डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके चले, कि हाँ भाई ये ट्रस्टीज का काम ही यही है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही यही है कि ये इन सारे डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? टाइप्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर के अंदर अब हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पढ़ने हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टोटल 5 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हैं, जिसके अंदर दो हैं आपके, दो टाइप्स ऑफ डिबेंचर है। कैसे? सबसे पहला पढ़ती हूं मैं रजिस्टर्ड और बियरर डिबेंचर। ध्यान से देना सुनना कि रजिस्टर्ड और बियरर डिबेंचर्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है क्लास।
जो रजिस्टर्ड होता है उसके अंदर जो पर्सन होते हैं उनके पास जो कागज का टुकड़ा होता है, जो डिबेंचर होता है, उसके अंदर उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम मेंशन होता है। अगर डिबेंचर के अंदर पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर का नाम मेंशन है तो इट मीन्स वो हमारा रजिस्टर्ड डिबेंचर कहलाएगा। और वहीं पे अगर डिबेंचर के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम मेंशन नहीं है क्लास, तो वो आपका कहलाएगा बियरर डिबेंचर। क्लियर? सेकंड पढ़ती हूँ। सेकंड इज योर सिक्योर्ड मोर्गेज और अनसिक्योर्ड, जिसे नेक्ड डिबेंचर भी कहते हैं। अब इसमें क्या फर्क है क्लास? देखिए, जो सिक्योर्ड होता है उसके अंदर एसेट्स को एज इन सिक्योरिटी रखा जाता है। अब मैंने मान लो कंपनी को पैसा दिया, मैंने डिबेंचर्स मेरे पास आ गए, ठीक है, कंपनी ने मुझे डिबेंचर्स इशू करे। अब मैं कहूंगी भाई मैं तो खाली डिबेंचर लेके नहीं रहती, मुझे तो कोई ना कोई सिक्योरिटी चाहिए, मुझे तो या तो आप अपनी बिल्डिंग सिक्योरिटी के बेसिस पे रखिए या अपना कोई एसेट रखिए। तो क्या हो गए, मेरे जो डिबेंचर्स हुए वो कहलाएंगे सिक्योर्ड और मोर्गेज डिबेंचर्स। वहीं पे अगर मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी, ठीक है, तुमने मुझे कागज का टुकड़ा दे दिया, लाके मुझे डिबेंचर्स दे दिए, दैट्स इट, मैं उसमें सेटिस्फाइड हूं, तो वो डिबेंचर्स कहलाएंगे अनसिक्योर्ड या नेक्ड डिबेंचर। क्लियर? नेक्स्ट है रिडीमेबल और इररिडीमेबल, जिसे परपेचुअल डिबेंचर कहते हैं। इसमें क्या, इसका फर्क क्या है? जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो डिबेंचर दिया जा रहा है उसके अंदर टाइम मेंशन्ड है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, कितने साल के लिए डिबेंचर्स को इश्यू किया जा रहा है, अगर टाइम मेंशन है तो वो रिडीमेबल कहलाएगा। और अगर कोई टाइम मेंशन नहीं है, नो टाइम इन द डिबेंचर, तो वो कहलाता है इररिडीमेबल और परपेचुअल, यानी कि जो कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है। और ये कब दिया जाता है? लिक्विडेशन के टाइम पे दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब कंपनी का लिक्विडेशन का टाइम आता है। क्लास आगे बढ़ती हूँ। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नाम से पता चल रहा होगा। कन्वर्टेबल यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, डिबेंचर होल्डर है, उससे अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करवाना है शेयर्स में या दूसरे डिबेंचर में कन्वर्ट करवाना है तो वो करवा सकता है, वो डिबेंचर्स होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन के पास डिबेंचर है और वो कन्वर्ट नहीं करवा सकता, विच आर द डिबेंचर्स विच आर नॉट कन्वर्टेबल, जिसे वो कन्वर्ट नहीं करवा सकता ना शेयर्स में ना डिबेंचर्स में, वो कहलाते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट है, इसको ध्यान से सुनना, जो अगला डिबेंचर पढ़ाने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? जीरो कूपन बॉन्ड्स और डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना क्लास। अब बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा भी है कि डिबेंचर का छोटा भाई, यानी कि होता ये टाइप ऑफ डिबेंचर ही है, बस ये कि जिसका छोटे भाई की तरह होता है बॉन्ड। बाकी सब कुछ बहुत माइनर से डिफरेंस होते हैं बॉन्ड और डिबेंचर के बीच में, लेकिन होता बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे कूपन का मतलब मैं अभी बताकर आई थी। कूपन का मतलब मैंने क्या बताया था? इंटरेस्ट रेट बताया था। और जीरो का मतलब क्या है? जीरो। तो क्या मतलब हो गया इसका? जीरो इंटरेस्ट रेट में जो डिबेंचर्स दिए जाते हैं वो कहलाते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स आपके। क्लियर? अब मान लो इसके अंदर एक तरीका ये भी हो सकता है क्लास, क्या? फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने डिबेंचर्स दे दिए, ये कंपनी है, ये पब्लिक है, इनको डिबेंचर्स दे दिए। अब जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं उसके अंदर पता है क्या होता है? कंपनी बोलती है कि भाई तुम मुझे 60,000 रुपए दो और आज से ठीक 5 साल बाद मैं तुम्हें 4 लाख रुपए वापस कर दूंगी। कंपनी ये कहती है, लेकिन साथ में कंपनी ये भी शर्त रखती है कि मैं तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट कूपन रेट नहीं दूंगी। क्या कहती है? मैं कोई भी तुम्हें कूपन रेट नहीं दूंगी, वो इस चीज को मना कर देती है। तो ये कहलाता है, मतलब अगर कंपनी 60,000 उठाती है और कहती है 5 साल बाद मैं तुम्हें 60,000 के 4 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट, विदाउट एनी कूपन रेट, तो वो कहलाता है हमारा जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्लियर है? आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो था मेरा 4th पॉइंट जिसके अंदर मैंने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स बताए। अगला पॉइंट है डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के अंदर किस तरीके से शो किया जाता है क्लासेस को ध्यान से सुनना। अगर आपने डिबेंचर्स को, व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड फॉर मोर देन 12 मंथ्स पीरियड, अगर आपने डिबेंचर्स को 12 महीने से ज्यादा के लिए उठाए हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर जाते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर। नाउ नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में चले गए। वहीं पे अगर आपने डिबेंचर्स को इशू करा है लेस देन 12 मंथ्स, 12 महीने से कम के लिए इशू करा है, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में चले जाएंगे। ये इसका ट्रीटमेंट है बैलेंस शीट के अंदर। पॉइंट नंबर 6 के अंदर डिफरेंस लिखना है आपको, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। क्लास ये जो डिफरेंस है यह आपका इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अंदर मिनिमम आपको विद बेसिस आप लोगों को 6 डिफरेंसेस लिखने हैं जो आप लोगों की बुक के अंदर आपको गिवन है।
तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, डिफरेंसेस को, बहुत ईजी है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी है। आगे बढ़ती हूँ, अब मैं मेरा टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट कर रही हूँ क्लास, जो टॉपिक्स मैंने आपको लिखवाए थे। यस क्लास, टॉपिक नंबर 1 हमारा, जो भी हम लोग टॉपिक्स देखकर आए थे वीडियो के स्टार्टिंग में, दैट इज योर इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। अब स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें 3 तरीके के इश्यूज पढ़ने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला एक पार, एक प्रीमियम और एक डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका शेयर्स में नहीं था, लेकिन जो पार और प्रीमियम है वो सेम एज शेयर्स वाले चैप्टर की तरह ही है क्लास। तो डरना मत कि क्या अलग आ गया, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। जैसे हम लोग पार में 10 रुपए की चीज, 10 रुपए के शेयर 10 रुपए में इशू करते थे, उसी तरीके से 10 रुपए के डिवेंचर 10 रुपए में इशू कर देंगे। प्रीमियम में 10 रुपए के डिवेंचर्स हम लोग 10+2 यानी कि 12 रुपीज में कर देंगे। और डिस्काउंट में जो एक फर्क है वो ये देखेंगे कि 10 रुपए का डिवेंचर हम लोग 7 रुपए में इशू कर रहे हैं। हाँ, ये चीज हमारी शेयर्स में नहीं थी, लेकिन ये चीज हमें डिवेंचर्स में पढ़नी है क्लास। ठीक है भाई। इसके अंदर एक सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को याद रखनी है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। रिप्लेस शेयर्स बाय डिबेंचर, यानी कि जहां जहां पे हम लोग हमारी एंट्रीज में शेयर्स लिखते थे, वहां पे सिर्फ आपको डिबेंचर वर्ड का यूज करना है। उसी तरीके से जहां जहां पे हम लोग शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते थे हमारी एंट्रीज में, वहां पे आपको परसेंटेज डिबेंचर लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके लिए 4 एंट्रीज उठाई है क्लास, ध्यान दीजिएगा। पहली एंट्री क्या होती थी हमारी शेयर्स में? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये लिखते थे। फर्क क्या आ गया कि शेयर को हटा के यहाँ पे डिबेंचर लिख देना है। मैंने बताया ना, शेयर्स को हटा के डिबेंचर, तो डिबेंचर एप्लीकेशन। उसी तरीके से सेकंड में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये लिखते थे ना। शेयर को हटा के लिख दीजिए डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल को हटा के आ जाएगा परसेंटेज डिबेंचर। बाकी एंट्री वही रहेगी, वही आपका क्या कहते हैं, जितनी अमाउंट गिवन है वो वही, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी क्लास। सिर्फ ये 2 चीजों में चेंज लाना है जो मैं बता रही हूँ। थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहां से शेयर को हटा के अगेन डिबेंचर आ जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नहीं, परसेंटेज डिबेंचर आ जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट में बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर को हटा के क्या लिख देंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट। देखा कितना इजी है, बिल्कुल शेयर्स वाले चैप्टर की तरह है। जिस बच्चे ने शेयर्स वाले चैप्टर को अच्छे से करा होगा उसके लिए ये बहुत आसान होगा क्लास। आगे बढ़ती हूँ इस क्लास। अब हम लोग हमारा एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हम लोगों ने हमारा बेसिक समझा, बेसिक समझ के अब हम लोग हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। एक्स लिमिटेड इशू 20,000 9% डिबेंचर्स। क्लास हम लोग जब भी हमारा क्या कहते हैं शेयर्स का क्वेश्चन करते थे, क्या लिखा होता था? 20,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स, 1 लाख शेयर्स डायरेक्ट होता था ना। लेकिन यहाँ पे जो कूपन रेट हमें गिवन है, जो इंटरेस्ट गिवन है, ये कंपलसरी होता है, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हमारी जनरल एंट्रीज में, इसका कोई यूज नहीं है। बट लिखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि जिसको आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हो भाई, उसे आप कूपन रेट भी तो दोगे ना, इंटरेस्ट भी तो दोगे उसे, तो ये लिखना कंपलसरी होता है। तो क्लास हमारी फेस वैल्यू 100 रुपए है और हमारा प्रीमियम जो है वो हमें 500 रुपए दे रखा है। ठीक है, अब हमारी एप्लीकेशन के ऊपर 25 रुपए प्लस 100 प्रीमियम, अलॉटमेंट पे 40 प्लस 200 और फर्स्ट कॉल पे 35 प्लस 200। नाउ यू हैव टू जनरलाइज इट। इस क्वेश्चन के अंदर क्लास मैंने पार और प्रीमियम दोनों एक साथ उठाया है। क्यों? क्योंकि अगर आपको प्रीमियम आ गया तो पार जो है वो उसका फर्स्ट स्टेप है, प्रीमियम सेकंड है। इसका मतलब आपको प्रीमियम भी इजी, पार भी इजी कर लोगे आप, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्लास में अपनी एंट्री स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली एंट्री हमारी शेयर में क्या होती थी? एप्लीकेशन की होती थी। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अभी यहाँ पे सिखाया ना, शेयर एप्लीकेशन को हटा के क्या लिखना है हमें? डिवेंचर एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है भाई। अब देखो 125 रुपए और 20,000 शेयर्स थे, टोटल 125 रुपए के हिसाब से पैसे आए हैं। और आपके सॉरी शेयर्स नहीं क्लास, डिवेंचर्स। आपके टोटल कितने डिवेंचर्स थे? 20,000 डिवेंचर्स थे। तो 20,000 इंटू 125 यानी कि 25 लाख रुपए टोटल आपके पास आए हैं एप्लीकेशन के ऊपर। अब इसमें से 25 रुपए के हिसाब से तो फेस वैल्यू है और 100 रुपए आपके प्रीमियम के है क्लास, राइट? अब तो क्लास सेकेंड एंट्री क्या आ गई? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखो क्लास
मेरे पास फेस वैल्यू तो थी 25 रुपए डिवेंचर की और प्रीमियम था 100 रुपए का, तो 20,000 इंटू 25 यानी कि मेरे पास जो 9% डिवेंचर है वो तो 5 लाख के हो गए और प्रीमियम जो हो गया वो 20,000 इंटू 100 यानी कि 20 लाख का। तो टोटल मेरे पास एप्लीकेशन पे आ गए मेरे 25 लाख रुपए। ये हो गई मेरी एप्लीकेशन की एंट्री। अब बात करती हूँ मैं मेरे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट के अंदर 240 रुपए टोटल मेरे पास आए हैं क्लास, 200 प्रीमियम का और 40 आपके फेस वैल्यू की। तो सबसे पहले एंट्री क्या होती है, आप पहले सबको बोलोगे कि भाई हमें पैसा दो, हमारी कंपनी जो है वो सॉरी पैसा नहीं, वो हमारी कंपनी क्या करेगी, इस बार अलॉटमेंट की कॉल करेगी। तो उसके लिए क्या होगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस बार भी क्या था हमारा, प्रीमियम था, राइट। तो क्या आ जाएगा आपका, देखो 240 इंटू 20,000, 20,000 डिवेंचर से और 240 आपके अलॉटमेंट पे पैसे थे। तो 20,000 इंटू 240 आ गया मेरा 48 लाख, 48 लाख आ गया। उसमें से जो फेस वैल्यू थी वो 40 रुपए की थी, तो 20,000 इंटू 40 यानी कि 8 लाख के तो मेरे डिवेंचर्स हो गए और 20,000 इंटू 200 यानी कि 40 लाख का मेरा प्रीमियम हो गया क्लास अलॉटमेंट पे। और अब इसके बाद हमारी बैंक वाली एंट्री कर दीजिए अलॉटमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। आगे बढ़ती हूँ। अब देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री आ जाएगी हमारी। फर्स्ट कॉल के ऊपर 235 रुपए थे क्लास हमारे, कितने थे, 235 रुपए। अब 20,000 डिवेंचर्स थे और 235 रुपए थे, तो 20,000 इंटू 235 कितना हो गया हमारा क्लास, कितने रुपए आएंगे, 47 लाख आएंगे। अब 47 लाख में से जो हमारी फेस वैल्यू थी फर्स्ट कॉल की वो 35 रुपए थी, तो 20,000 इंटू 35 यानी कि 9% डिवेंचर पे तो आ गए 7 लाख और आपके 20,000 इंटू 200 यानी कि प्रीमियम के ऊपर आ गए आपकी क्लास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के ऊपर 40 लाख और टोटल हमारे डिवेंचर के फर्स्ट कॉल के ऊपर हो गए 47 लाख। अब हमें रिसीव कितने होंगे, पूरे 47 लाख रुपीज रिसीव। रिसीव की एंट्री कर दीजिए, आप अपनी बैंक की एंट्री कर दीजिए, कितनी आ जाएगी, 20,000 इंटू 235, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल दैट इज योर 47 लाख रुपीज। आई होप कि आपको ये इजी लगा होगा क्योंकि ये एज इट इज आपका शेयर की तरह ही है, अमाउंट भी वैसे ही डालनी है, बस फर्क क्या है कि शेयर्स की जगह पे डिवेंचर लिखना है और शेयर कैपिटल की जगह पे आपको परसेंटेज डिवेंचर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। यस क्लास, अभी हम लोगों ने देखा पार और प्रीमियम का एग्जाम्पल। अब हम लोग देख रहे हैं कि डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे कैसे इशू किया जाता है। ये जो मैंने एग्जाम्पल उठाया ये आपका इशू है, डिस्काउंट उठाया है, तो ध्यान से देखना। एक्स लिमिटेड इशूड 11% डिबेंचर्स, इस बार 1000 डिबेंचर्स थे और 11% दिए थे, ठीक है। जो हमें इस बार बाइफिकेशन दे रखी थी वो क्या थी क्लास, 100 रुपीज के ऊपर 20 का डिस्काउंट था और वो डिस्काउंट कहाँ था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 40 रुपीज का था जिसपे हमें 20 का डिस्काउंट मिल गई, यानी कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हमारी रह गई 20 रुपीज की। क्लियर है। आगे नेक्स्ट फर्स्ट कॉल उसने बोला है हमें 60 रुपीज की गिवन है, ठीक है। अब देखिए क्लास, सबसे पहले हमारी एंट्री क्या है, क्वेश्चन में बोला है यू हैव टू जर्नलाइज इट। नाउ सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इस बार एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में था तो हम लोग एक साथ लिखेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने से आ जाएगा, 1000 इंटू 20 क्लास, दोबारा बोल रही हूँ डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू लेनी है, 40 मत कर लेना। तो 1000 इंटू 20 कितना आ गया, 20,000 आ गया। आगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, याद रखना डेबिट होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट। अब देखो टोटल था मेरे पास 40, 20 का डिस्काउंट, वैल्यू 20 बची मेरी। तो देखो एप्लीकेशन या अलॉटमेंट के ऊपर कितना आया था, 20,000। अब उसके अंदर जो डिस्काउंट था, डिस्काउंट मुझे 20 का मिला था क्लास, कितने का मिला था, 20 का, तो 20,000 यानी कि 1000 इंटू 20,000 का डिस्काउंट हो गया और टोटल डिवेंचर में कितना आ गया मेरा 40। क्यों, क्योंकि जो टोटल था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे अमाउंट वो कितना था, 40 रुपीज था। आई होप कि अब आपको डिस्काउंट वाली एंट्री क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट कॉल की नॉर्मल जैसे हम लोग करते आए हैं, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट, कितना 1000 इंटू 60 यानी कि 60,000। और जो आपकी बैंक की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल 1000 इंटू 60,000। तो ये थी मेरी डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल डिस्काउंट वाला कि हम लोग किस तरीके से डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करते हैं। अब बात आती है क्लास हमारे थर्ड एग्जाम्पल की, जिसके अंदर मैंने आपके अगेन दो बड़े बदमाश बनाए हैं। एक ने तो पैसा दिया नहीं और दूसरे ने एडवांस दे दिया। इसका मतलब मैंने इसमें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस डाल दिया है। और एक सबसे बड़ी बात बता दूं क्लास की डिबेंचर के अंदर कोई रीइश्यू
और फोर फीचर जैसा नाम नहीं आएगा आपके किसी क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि रेशियो और फोर फीचर सिर्फ हमारे शेयर्स में होते हैं, डिबेंचर्स में नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 15% डिबेंचर्स। हमें क्या बोल रखा है? 200 टोटल फेस वैल्यू थी डिबेंचर्स की और 50 का प्रीमियम था क्लास। एप्लीकेशन पे 40, अलॉटमेंट पे 80 + 20 प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 80 + 30 प्रीमियम था। अब एक हमारा सबसे पहला वो था बदमाश गोपाल, जिसके पास 2000 एप्लीकेशन तो दे दिया लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। उसी तरीके से जो दूसरा हमारा शेयर डिबेंचर होल्डर था जिसके पास 1000 डिबेंचर्स थे क्लास, उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट भी और फर्स्ट कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट पे दे दिया, यानी कि कॉल से एडवांस कर दिया। चलिए भाई अब हम हमारी एंट्रीज को कैरी ऑन करते हैं। सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन की एंट्री, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो एप्लीकेशन पे 40 थे और टोटल मेरे डिबेंचर्स कितने थे? 10,000। तो 10,000 इंटू 40 कितना आ गया? 4 लाख। अब हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन के उसमें डाल दोगे ना, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर कितना? 10,000 इंटू 40 4 लाख आ गया। अब बात करती हूँ अलॉटमेंट की, जिसमें एक डिबेंचर होल्डर ने हमें पैसा नहीं दिया और दूसरा जो डिबेंचर होल्डर था उसने फर्स्ट कॉल का भी अलॉटमेंट पे ही दे दिया। देखिए क्लास, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब ध्यान देना यहाँ पे 80 रुपए और 20 रुपए प्रीमियम और टोटल कितने थे आपके? 10,000 डिबेंचर्स थे। तो 10,000 इंटू 80 डिबेंचर में तो आ गया मेरा 8 लाख, 10,000 इंटू 20 सिक्योरिटी प्रीमियम में आ गए मेरे 2 लाख, तो टोटल कितना हो गया मेरा? 10 लाख। 10,000 इंटू 100 10 लाख। अब एग्जैक्ट बैंक की जो मैं एंट्री करने वाली हूँ उसे ध्यान से देखना, क्योंकि इस बार मेरा एरियर भी था और मेरा एडवांस भी था क्लास, दोनों ही चीजें थी। तो ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। अब देखना सबसे पहले कॉल्स इन एरियर कितने का हुआ क्लास? मुझे 2000 वाले डिबेंचर होल्डर ने मुझे 100 रुपए से नहीं दिए, तो 2000 इंटू 100 कितना हो गया? 2 लाख का तो मुझे एरियर हो गया। ठीक है, अब डिबेंचर अलॉटमेंट में टोटल कितना था मेरे पास जो आना था? वो आना था 10 लाख, लेकिन 10 लाख में से 2 लाख का तो एरियर हो गया। और एडवांस में कितना आ गया? देखो उसने मुझे 80 और 30 110 1000 रुपए 110 के हिसाब से उसने मुझे एडवांस में ही दे दिया अलॉटमेंट के टाइम पे। तो 110 इंटू 1 लाख कितना हो गया? 1,10,000। एम आई राइट? यानी कि ये मेरे पास एडवांस में आ गया पैसा फर्स्ट कॉल का। तो अब इन दोनों को ऐड करके जब मैं 2 लाख माइनस करूंगी तो मेरे पास टोटल जो अमाउंट बैंक में आई वो आई 9,10,000। आई होप ये एरियर और एडवांस आपको क्लियर हो गया होगा। ये थी अलॉटमेंट की एंट्री। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। यस क्लास, अब हम लोग हमारा कॉल का देख रहे हैं, कॉल की एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले क्या कि हमारी एप्लीकेशन वाली सॉरी ये क्या कहते हैं फर्स्ट कॉल वाली एंट्री आ जाएगी। देखिए डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखिए क्लास, टोटल डिबेंचर के ऊपर फर्स्ट कॉल में कितना है? 110 है, तो 10,000 इंटू 110 रुपए कितना हो गया? 11 लाख हो गया हमारा। 10,000 इंटू 110 कितने हो गए? 11 लाख हो गए। अब जो उसकी फेस वैल्यू थी वो तो 80 और प्रीमियम पे था 30, यानी कि 10,000 इंटू 80 यानी कि 8 लाख आ गया मेरा डिबेंचर पे, और प्रीमियम पे आ जाएगा 10,000 इंटू 30 यानी कि 3 लाख। क्लियर है? अब बैंक वाली एंट्री करेंगे। अब ध्यान देना क्लास, यहाँ पे आप बैंक के अंदर यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉल में एरियर था। गोपाल ने 2000 डिबेंचर होल्डर वाले ने नहीं दिए थे फर्स्ट कॉल के ऊपर हमें पैसे। वहीं पे जो हमारा 1000 वाला डिबेंचर होल्डर था उसने अलॉटमेंट पे ही पैसा दे दिया था, वो दोबारा तो चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। अब देखो क्लास, टोटल फर्स्ट कॉल के ऊपर कितना था पैसा? 11 लाख थे, जिसमें से 1,10,000 एडवांस में आ चुका था, तो 1,10,000 मैंने एडवांस में डाल दिया मेरा। अब एरियर में कितना है? 2,000 इंटू 110 रुपए, तो 110 इंटू 2 कितना हो गया? 2,20,000 हो गया। अब टोटल पैसा अगर मैं 11 लाख में से मेरे 1,10,000 और 2,20,000 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास बैंक में कितना रिसीव हुआ? 7,70,000। सो क्लास, ये आज मैंने आपके 3 एग्जाम्पल्स उठाए हैं, जिन तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि बिल्कुल शेयर जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमें 2 चीजों को रिप्लेस करना है। चाहे आपका
एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, बिल्कुल वैसे ही आपकी एंट्रीज होंगी और उसी तरीके से आपकी अमाउंट्स आएंगी। जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताया वो आप लोगों को पारो प्रीमियम का बताया, सेकंड डिस्काउंट का, और थर्ड के अंदर मैंने आपको कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर लिया है, जिसमें मैंने आपको ये भी मेन इन्फॉर्मेशन बताई है कि डिबेंचर्स के अंदर हमारा कोई इंश्योर, कोई फोर फीचर नहीं होता है क्लास। और जो थ्योरी समझाई है उसे अच्छे से पढ़ना, अगर ध्यान नहीं दिया तो दोबारा रिव्यू करके जाओ और अपनी थ्योरी को अच्छे से पढ़ो डिबेंचर की। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू के अंदर 1 मार्क्स में वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कि ये जो हमारा पहला टॉपिक खत्म हुआ है, अब हम जो सेकंड टॉपिक उठाने वाले हैं हमारे डिबेंचर का, वो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू क्लास।